मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th के लिए एमएनसीज है। एमएनसीज मतलब मल्टी नेशनल कंपनीज। यूनिट आपकी थर्ड है, उसका सेकंड पार्ट आप कंटिन्यू कर रहे हैं। एमएनसीज मीन्स इट रेफर टू दैट कंपनीज विद ऑपरेशन इन मोर देन वन कंट्री। इसका मतलब है कि मल्टीनेशनल कंपनी जो आपकी होती है वो रजिस्टर्ड तो एक पर्टिकुलर कंट्री में होती है। मान लीजिए आपकी इंडिया की जो एमएनसीज है वो रेनवैक्सी है, टाटा मोटर्स है, तो इस तरीके से इनका जो रजिस्ट्रेशन आपका होता है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग वो इंडिया में है। अब क्या होता है कि टाटा मोटर्स या रेनवैक्सी जो है आपकी वो अदर कंट्री में भी अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, और साथ में क्या हो रहा है, सेल का काम भी वहाँ चल रहा है। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर कंपनी जो आपकी रजिस्टर्ड तो एक पर्टिकुलर देश में होती है, फिर उसका क्या होता है वेरियस जो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आपका प्रोडक्शन है, सेल है, वो अदर कंट्रीज में भी पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो अब आपकी फीचर्स क्या होंगी, इसकी विशेषताएं क्या होंगी कि एक जो एमएनसीज होती हैं उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट है आपका सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। अब इसका मैनेजमेंट जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, केंद्रीकृत होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो हेड क्वार्टर होता है वो आपकी होम कंट्री में होगा। होम कंट्री का मतलब है कि जहां आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, यानी कि जो मेन आपका फंक्शन चलेगा वो रजिस्टर्ड कंट्री से चलेगा। केवल जो आपके सब हेड हो जाएंगे अदर कंट्रीज में आपका जो है सब हेड वर्क करेगा, कि आपका जो हेड ऑफिस बना दिए जाएंगे अलग अलग, तो उनको एक्टिविटीज ऊपर से जो आपका टॉप लेवल है वहां से फॉलो की जाएंगी, उसके बाद वो वर्क में आएंगी। वर्ल्ड वाइड सेपरेट ऑफ बिजनेस। अब मल्टीपल जो कंपनीज आपकी होती हैं वो सेपरेट होती हैं मैनी कंट्रीज में। अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग आपकी एमएनसीज हैं। जैसे अगर बात करें हम पेप्सी तो वो यूएसए के है, अगर हम बात करें सोनी तो वो जापान से रिलेटेड है। तो ये कंपनियां क्या होती हैं, सेपरेट होती है, अलग अलग होती हैं, और उनका क्या होता है एक मेन होस्ट वर्क होता है। होस्ट का मतलब जो एक कंडक्ट उनको कराता है। तो इस तरीके से आपका ये वर्ल्ड वाइड सेपरेट बिजनेस चलता है इनका। बेटर क्वालिटी प्रोडक्शन, क्योंकि ये क्या होता है जैसे कोई कंपनी मान लीजिए आपकी टाटा मोटर्स है वो जापान में भी वर्क करती है, यूएसए में भी करती है, अदर कंट्रीज में भी करती है, जो हमारे मित्र देश हम बोल सकते हैं, फ्रेंड कंट्रीज जिसको बोल सकते हैं, या जहां हमारी इकोनॉमी में सेल और परचेज का काम किया जाता है, यानी कि आपका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो वर्क होता है, तो उससे रिलेटेड वहाँ क्या होगा कि वहाँ की टेक्निक को हम यूज़ करेंगे। वहाँ की टेक्निक प्लस हम वहाँ के जितने भी सोर्सेज हैं उन सबको यूज़ करके हम अपने प्रोडक्शन में डालेंगे, जिससे कि हमारी जो क्वालिटी है वो बेटर आएगी। नेक्स्ट आपका है लार्ज साइज। जैसे कि अगर बात करूं मैं कि आपकी जैसे टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी केवल इंडिया में नहीं है, उसका जो स्कोप है आपका यूएसए में भी है, जापान में भी है, अलग अलग कंट्रीज में है। तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही देश में हो, तो इनका जो स्कोप होगा, एरिया होगा, वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगा। उसके बाद है एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपकी प्रोडक्शन अच्छा है, आपकी टेक्निक अच्छी है, इसलिए आप क्या करते हैं कि फॉरेन मार्केट में भी आप अपनी गुड्स को उतार रहे हैं। उसके बाद है स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टाइजमेंट। इसका जो अटेंशन होता है, जो ध्यान आकर्षण होता है, वो आपका एडवर्टाइजमेंट की तरफ होता है। जितनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट अच्छी होगी उतनी ज़्यादा आपकी सेल होगी। जैसे आपने देखा है कि पेप्सी की एड किस तरीके से दिखाते हैं, टाटा मोटर्स की किस तरीके से दिखाते हैं। जिसकी ज़्यादा अच्छी आपकी इमेज होगी, एडवर्टीजमेंट होगी, विज्ञापन जो टीवी पे हम दिखाते हैं कि किस तरीके से किसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं, उसके क्या बेनिफिट है, क्या उसका रेट है, तो उसके बारे में हम सारा बताते हैं, तो उसको हम एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। तो एडवर्टीज मतलब विज्ञापन, किसी चीज़ के बारे में हम बताते हैं कि किस तरीके से वो काम करता है। तो जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी एडवर्टीजमेंट होगी उतनी ही अच्छी आपकी क्या होगी, सेल होगी। तो इस तरीके से आपकी यहाँ फीचर्स कंप्लीट होती है बेटा। थैंक यू टू ऑल ऑफ।